मैं इनको खड़ा कर दूं अपने बगल में और इनके कान पे लगाऊं एक बंदूक और लगाऊं इनके ऊपर 10 रेड, ये वो तोते की तरह बोलेंगे जो मैं चाहती हूं वो बोले, और यही काम मोदी सरकार कर रही है। असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ जाकर या मध्य प्रदेश जाकर या राजस्थान जाकर या कहीं और जाकर मोदी जी वो गारंटी दे रहे हैं जो एक्सपायर कर चुकी है। एक ले लीजिए माइक्रोस्कोप और ढूंढिए अच्छे दिनों को। मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, रुपए और डॉलर का दाम 1 हो जाएगा, 83 के पार हो गया है, पेट्रोल और डीजल 40 पे बिकेगा। इन सब गारंटीज, इन सब जुमलों में मुझे लगता है उनके मंत्री कंफ्यूज हो गए। जिनकी गारंटी और वारंटी दोनों एक्सपायर कर चुकी है वो हम पर क्या आरोप लगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। और चुनाव से पहले ये कथन लगातार जो है देखने को मिल रहा है और यहाँ पर विपक्षी दल लगातार इस कथन को लेकर बीजेपी पर बड़ा वार कर रहे हैं। ये कथन है कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां ईडी पहुंच जाएगी और यहाँ पर देखा जाएगा कि विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और सभी विपक्ष के नेता भी यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ईडी जिस तरीके से चुनावों के बीच लगातार एक्टिव हो गई है, हमने देखा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में और यहाँ पर राजस्थान में डोटासरा और अन्य कांग्रेस नेताओं के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई और इसी कार्रवाई को देखते हुए लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं, बीजेपी के पास अब राजनीतिक लड़ाई लड़ने की शक्ति नहीं, तो यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों पर अब यहाँ पर एक और नए आरोप यहाँ पर सुप्रिया सुलेत लगाती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहाँ पर उन्होंने कई सारी ऑडियो वीडियो दिखाई। ये ऑडियो वीडियो नरेंद्र तोमर के बेटे की थी और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर वो रंगदारी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और आखिर कहा कि अब ईडी इन मुद्दों पर चुप क्यों है। आइए सबसे पहले आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जिसमें सुप्रिया सुलेत ने बड़े जो है आरोप यहाँ पर बीजेपी के ऊपर लगाए। ठाकुर जी जिनका आपने नाम लिया है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हंसकर कुछ ऐसा कह दिया था कि दिल्ली में दंगे हो गए थे, तो उनकी दलील देकर मैंने अमूमन पत्रकारों से कहा मुझसे सवाल ना पूछा करें, क्योंकि अगला सवाल मेरा ये होता है कि जो मंच से देश के डैश को गोली मारो डैश को करते हैं वो तो अपने पद पर ही नहीं बने रहने चाहिए, उनको इन बातों का क्या इल्म है। आपकी जो बात आप कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को मैं इनको खड़ा कर दूं अपने बगल में और इनके कान पे लगाऊं एक बंदूक और लगाऊं इनके ऊपर 10 रेड, ये वो तोते की तरह बोलेंगे जो मैं चाहती हूं वो बोले, और यही काम मोदी सरकार कर रही है। असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ जाकर या मध्य प्रदेश जाकर या राजस्थान जाकर या कहीं और जाकर मोदी जी वो गारंटी दे रहे हैं जो एक्सपायर कर चुकी है। अरे प्रभु, छत्तीसगढ़ में आप बात कर रहे हैं 3100 के धान की, काहे मध्य प्रदेश में नहीं दे खरीद लिए 3100 पे ध्यान। छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, काहे मध्य प्रदेश में बगल में 500 में सिलेंडर नहीं बेच रहे। असलियत यह है कि जब जब हार और जब जब बौखलाती है भाजपा, तो जैसा कि मैंने कहा हमें आपको अपने इष्ट याद आते हैं, ऊपर वाला याद आता है, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके डूबते को ईडी का सहारा होता है। लेकिन ईडी पहुंचनी चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर के यहां, और ये मैं बार बार कहूंगी क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रही हूं अगर संशय ही है तो संशय का समाधान क्या है? इस संशय का समाधान जांच है, और अगर जांच एजेंसियां भाजपाइयों के खिलाफ नहीं जाएंगी, भाजपाइयों के घर नहीं पहुंचेंगी, केंद्रीय मंत्री जो इस्पात और खनन के मंत्री रह गए और यहां पर खनन कंपनियों से, खनन कारोबारियों से पैसा लेने की बात हो रही है, कृष्ण मेनन घर की बात हो रही है, 3 नंबर में वो रहते हैं, अमित शाह के जस्ट सामने वाले पड़ोसी हैं, तो फिर क्या वरीयता है इन एजेंसीज की? ये एजेंसीज को अपना घटक दल आपने बना लिया है, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर आप ही ने चिन्ह लगवाया है। राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस आती है एक झूठी गारंटी देकर दी और कांग्रेस एक फ्रॉड है और जनता को गुमराह कर रही है, इसलिए जनता अब विश्वास कांग्रेस से नहीं है। इसको क्या कहना? राजीव चंद्रशेखर जी के अनर्गल बयानों से हम सब परिचित हैं और राजीव चंद्रशेखर जी पहले इस बात का जवाब दें कि ये जो एप्पल से नोटिफिकेशन आया था और जहां पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आईटी में, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में झूठ बोलना कब बंद करेंगे, उसकी तफ्तीश कब कराएंगे? आपने जो बात बोली कांग्रेस की गारंटी की,
हिमाचल में चुनाव लड़ रहे थे और एक ही बात कह रहे थे, सरकार बनेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया और लागू करी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान पर खरीद होती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, गोबर खरीदा जाता है, जो अब भाजपा के लोग भी बात कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। राजस्थान में 25 लाख का जो हेल्थ योजना है वो विश्व में एक मिसाल है और हमारी सरकार 2024 में दिल्ली में बनेगी और हर भारतीय को हम उसका फायदा पहुंचाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में बिक रहा है। कर्नाटक में सरकार बनी, 5 बड़ी हमारी योजनाएं थी, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि, सब की सब हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव करी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज 5 योजनाएं क्रियान्वित हैं, लागू हैं, हो चुकी हैं। आप जिन गारंटियों की बात कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए मोदी जी की गारंटी के साथ। मोदी जी की गारंटी थी अच्छे दिन आएंगे, एक ले लीजिए माइक्रोस्कोप और ढूंढिए अच्छे दिनों को। मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, रुपए और डॉलर का दाम एक हो जाएगा, 83 के पार हो गया है, पेट्रोल और डीजल 40 पे बिकेगा। इन सब गारंटीज, इन सब जुमलों में मुझे लगता है उनके मंत्री कंफ्यूज हो गए। जिनकी गारंटी और वारंटी दोनों एक्सपायर कर चुकी है वो हम पर क्या आरोप लगाएंगे? एक व्यक्ति पूछेगा तो सवाल का जवाब दूंगी, इनके बाद आपके पास आ जाऊंगी। 2 मिनट बैठ जाइए। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है और धोखा देती है, इससे कोई समझौता नहीं, हमारा आगे भी होगा। तो नहीं, मुझे लगता है आपने उनके कथन को जरा ज्यादा बढ़ा दिया। मैंने उनका कथन सुना भी है और पढ़ा भी है। उन्होंने उतना नहीं कहा है जितना आप बोल रहे हैं। जी, कहां पर? सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब आपकी सरकार आएगी तो इसको किस तरह से कंट्रोल करेगी? युवा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या आशा रखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं खुश हूं कि किसी ने तो युवाओं पर, किसी ने तो जॉब्स पर, किसी ने तो परीक्षाओं पर सवाल पूछा। 18 साल का शासन है और 18 साल जब आप शासन में रहते हैं और आप चुनावों में जाते हैं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और उस पर वोट मांगते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बांट रहे हैं, हम अपने रिपोर्ट कार्ड पर डंके की चोट पर सीना ठोक के वोट मांग रहे हैं। 18 साल शासन चलाने के बाद आपको वोट मांगना पड़ रहा है। हम आएंगे तो ये होगा, ना आप आएंगे ना ये होगा। असलियत ये है कि अगर आप हमारा वचन पत्र भी पढ़िए और इसके बारे में हमने अपने अन्य राज्यों में भी चर्चा करी है। हम बेरोजगार लोगों के लिए कुछ आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं और एक जॉब्स कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि जॉब्स कैलेंडर परीक्षा के नोटिफिकेशन से नियुक्ति पत्र तक कुछ पड़ाव होते हैं और अगर उनमें से कोई भी पड़ाव टूटता है, मान लीजिए पेपर लीक हो जाता है, तो कानूनी रूप से एक प्रावधान होना चाहिए कि कितनी जल्दी सेकंड सेट, कितनी जल्दी वो हो सके, जिससे एक निश्चित समय में परीक्षा से लेकर नियुक्ति हो। वो युवाओं के लिए बहुत बड़ा भरोसा है। कर्नाटका के बारे में भी राजीव चंद्रशेखर ने ये कहा है कि जितनी भी आपने 5 गारंटी दी है उनमें तो मैक्सिमम फेल है और उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी तक 50% 3 महीने में मर गए हैं अपने लोन और खाद बीज और इसके चक्कर में। दूसरे ये कि विधायकों को फंड नहीं मिल रहा है जिससे अपने इलाके में काम करा। इस पर आपका क्या कहना है? कर्नाटक में जो हमने बस सेवा फ्री करी उससे महिलाओं के हाथ में 2,500 से 3,000 रुपए आया। वो खैरात नहीं है, वो महंगाई से रिलीफ है, वो महंगाई से राहत है जो 10 सरकारों में एक में भाजपा ने नहीं करी। कर्नाटक में हमने अगर युवा निधि की या बिजली की बात करी उससे परिवारों में बचत हुई। कर्नाटक में हमने बोला हम गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देंगे, चावल देंगे। मोदी सरकार ने छल रचा और हमसे कहा हमारे पास चावल नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था हम 86 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे और खरीदा सिर्फ 61 मीट्रिक टन। ये उनका दोगलापन है, ये उनकी दोहरा मापदंड है। हमारी जो जो योजनाएं हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा है और आने वाले चुनावों में सपाट होने वाली है। तो सुना आपने यहाँ पर
सुप्रिया सुनीत ने बीजेपी समेत ईडी पर भी जो है कई बड़े सवाल खड़े किए कि आखिर यहाँ पर ईडी बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करती नजर क्यों नहीं आती। यहाँ पर बीजेपी के नेता जब दूसरे नेता यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो इस्तीफा मांगती है, आखिर यहाँ पर बीजेपी के नेता इस्तीफा क्यों नहीं देते। और लगातार चुनाव के समीप हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी लगातार अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी पर लगातार आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना होगा कि आखिर ये ईडी की कार्रवाई चुनावों को और कितना प्रभावित कर सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।